शुरू करें, स्टार्ट। ठीक है, तो बताइए, आप लोगों ने कल बेसिकली जितना भी पढ़ा था सबको क्लियर है? इसमें से हमने पढ़ लिया था दिस इन ग्लोबल स्पेस क्या होता है, दिस इनसाइड फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्ट मोड में कैसे चलता है, ये वाला देख लिया था, ऑब्जेक्ट में कैसे देख लिया था। फिर ये वाले बचे हैं, कॉल, अप्लाई, बाइंड मेथड्स। उसके बाद एरो फंक्शन के अंदर कैसे वर्क करता है, नेस्टेड एरो फंक्शन के अंदर कैसे चलता है और डोम में कैसे चलता है। यही वाले देखने हैं हमको बेसिकली कि इनके पीछे का बिहाइंड द सीन लॉजिक क्या है, क्या सारी चीजें कैसे चलती हैं। ठीक, तो अब सबसे पहले मुझे ये बता दो कितने लोगों को इसमें से पता है कि कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड होता क्या है? एनीवन जिसको पता, कितने लोगों को आता है कॉल, अप्लाई एंड बाइंड मेथड? हैंड्स अप करना जरा, जिसको आता है कॉल, अप्लाई, बाइंड मेथड। नहीं आता है? आप लोगों को पीछे आता है कॉल, अप्लाई, बाइंड? नहीं याद। कंप्लीटेड बैच पीछे ये आता है कॉल, अप्लाई, बाइंड मेथड। ठीक है, ठीक। तो चलो ये समझने से पहले हमें बेसिकली समझना ये था, पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं थोड़ा सा, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी में। देखो ग्लोबल स्पेस में दिस क्या प्रिंट कर रहा था, सबने देखा था, विंडो ऑब्जेक्ट हमें प्रिंट करके ये दे रहा था। विंडो बेसिकली किसकी प्रॉपर्टी है? हमारी ब्राउजर की प्रॉपर्टी है, हम लोग उसको इनहेरिट करके यूज कर रहे थे। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, हमने देखा था कि अगर हम लोगों को किसी पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर डायरेक्ट अगर हम लोग ये इसका यूज कर रहे हैं, कंसोल लॉग कर रहे हैं दिस को, तो ये भी हमें क्या प्रिंट करके देता था? क्या प्रिंट करके देता था बताओ, क्या देगा? ये बेसिकली हमें प्रिंट करके दे रहा था। जिन लोगों ने पढ़ा था उनको याद होगा, ये बेसिकली हमें दो चीजें थी यहाँ पे। एक सिंपल अगर हम लोग यूज कर रहे थे तो क्या आ रहा था? विंडो आ रहा था। लेकिन अगर हम लोग स्ट्रिक्ट मोड जो यूज कर रहे थे तब क्या आ रहा था? ऑब्जेक्ट अलग है, ऑब्जेक्ट के लिए अलग से हमने दिस कीवर्ड को यूज किया है। स्ट्रिक्ट मोड में क्या आ रहा था बताओ, किसी को याद नहीं है? अनडिफाइंड जैसा कुछ आ रहा था, याद आया? अनडिफाइंड क्यों आ रहा था, उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो हमने यहाँ पे देखा था बेसिकली। यहीं पे कहीं पे मैंने ये लिखा है, ठीक। अनडिफाइंड या नल में से कुछ आता है तो इसका मतलब ये है कि जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो बेसिकली क्या हो रहा है, ये उसमें यूज किया जा रहा है। ठीक, अब मुझे ये बताओ, ये सारे टॉपिक्स हो गए थे। ऑब्जेक्ट वाले में आपको भी पता है कि अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर अगर हम लोग दिस को कंसोल लॉग करा रहे हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट ही रिटर्न हो रहा था। अब मेन कंसर्न ये है कि अगर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं जो बेसिकली है कि कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड के अंदर अगर हमें समझना है कि दिस कैसे वर्क करता है, तो उसके लिए पहले हमें ये तीनों आने चाहिए कि कॉल क्या होता है, अप्लाई क्या होता है, बाइंड क्या होता है। तो ये अभी अगर आपको नहीं आता है तो सबसे पहले हम लोग यही वाला टॉपिक देख लेते हैं कि कॉल, अप्लाई और बाइंड होता क्या है। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले कॉल, अप्लाई और बाइंड मेथड वर्क कैसे करता है, क्या बिहाइंड द सीन पूरी प्रोसेस है। तो सारे लोग अपना अपना कोड एडिटर ओपन कर लेना, ठीक। साथ ही में नोट्स बनाते रहना अपने हिसाब से, मैं शेयर कर दूंगा लेकिन आपके पास एटलीस्ट एक्सेस होना चाहिए खुद के नोट्स का, ठीक है। स्टार्ट करें। तो देखो हमें समझना है कॉल, सबसे पहले हमको कॉल समझना है, फिर अप्लाई और फिर बाइंड। तीन मेथड्स हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं। अगर हम लोग जाएं एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर या इंटरव्यूअर आपसे पूछता है तो बेसिकली इन्हीं टॉपिक्स पे आपको फंसाता है कि कॉल मेथड क्या होता है, अप्लाई क्या होता है, बाइंड क्या होता है, कैसे इनको यूज करते हैं, बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्या है। तो यही बेसिकली हमारा चल रहा होता है, बेसिक लॉजिक क्या है वो हम समझते हैं। तो देखो ये हमारा प्रोग्राम दिया गया है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर एक हमने, पहले ये बताओ ये नेम है क्या, क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो नेम हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर क्या है, ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एक ये फर्स्ट नेम है, एक आपकी लास्ट नेम है। और फिर ये ऑब्जेक्ट के अंदर मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, आप लोग बताइएगा कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर
कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन क्या बोला जाता है? जब किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हम किसी पर्टिकुलर फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो वो फंक्शन क्या बोला जाता है? बताइए आप लोग। चलिए, नहीं पता है, बता देते हैं। तो जब हम लोग, याद रखिएगा कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, जो ये हमारा ऑब्जेक्ट नेम है, इसके अंदर जो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन बोला जाता है हमारा मेथड। ठीक है, ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या किया है, एक हमारी ये फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी है, दूसरी लास्ट नेम है, फिर हमारा क्या है, एक प्रिंट फुल नेम मेथड है, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को मर्ज करा के उनको सिंपल कंसोल लॉग कर दे रहे हैं। तो दिस इसमें करता क्या है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर, आप लोगों ने इसके पहले जस्ट पढ़ा था कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर कंसोल लॉग करा रहे थे तो दिस को, अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर कंसोल डॉट लॉग कर रहे थे इसको, दिस को, तो ये क्या रिटर्न कर रहा था, कोई बताएगा? ऑब्जेक्ट के अंदर कल क्या बताया गया था कि ऑब्जेक्ट के अंदर अगर कंसोल लॉग दिस को कराते हैं तो क्या रिटर्न करता है? वही ऑब्जेक्ट सेम रिटर्न कर देता है। तो अब मुझे ये बताना कि जब दिस हमारा किसको पॉइंट कर रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो अगर हम इसकी किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हैं तो एक्सेस करने का जो मेथड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दिस पॉइंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, दिस डॉट, इसकी जो भी प्रॉपर्टी हमको यूज करनी है उसको हम लोग आगे लिख देंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अगर बेसिकली हमको किसी पर्टिकुलर पर्सन का फुल नेम प्रिंट करना है तो उसका मेथड क्या हो जाएगा, दिस यहां पर लिखेंगे, दिस के बाद हम सिंपल सा जो भी इसकी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, वो लिख देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे, दिस, फिर से इसकी जो भी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम, वो लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। अब ये बताइए, इसको अगर प्रिंट करना है तो क्या ये प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, एक बार ट्राई करो खुद से। तो इससे एक चीज, पहले एक चीज ये देख लो, इससे ये हमें एक क्लियर हो गया कि दिस बेसिकली किसको पॉइंट करता है, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर है तो सेम ऑब्जेक्ट को ही पॉइंट कर रहा होता है। ठीक, ये समझ आ गया सबको? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिए। पीछे कोई कंफ्यूजन आप लोगों को? ठीक है, तो इसको करके देख लीजिए, फिर बताइए, आगे बढ़ते हैं। यस मैम, बताओ। आगे कर लिए सबने? ऊपर वो, अच्छा ऊपर दिखाना है ये।
हो गया? आ रहा है? नहीं आया? ठीक है, आगे बढ़े। तो देखो, अब ये आपने देख लिया बेसिकली कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर अगर हम लोग दिस फंक्शन को अगर यूज करेंगे तो यूज करने का मेथड क्या है, सिंपल सा दिस अगर आप लिख रहे हैं तो बेसिकली उसी ऑब्जेक्ट को ही वापस से पॉइंट करता है। अब एक सेकेंड एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट और बनाया नेम टू। ठीक गाइस, सामने बोर्ड पे एक सेकेंड ऑब्जेक्ट मैंने बनाया नेम टू। इसके अंदर भी हमने सेम प्रॉपर्टीज दी। फर्स्ट नेम मान लिया मैंने कुछ दे दिया, सेकेंड नेम मैंने कुछ दे दिया। अब अगर मुझे सेम वही काम करना है, मुझे फुल नेम प्रिंट कराना है, तो क्या मुझे ये बार बार सेम काम करना पड़ेगा? मुझे यहां पे भी वो मेथड डिफाइन करना पड़ेगा, फंक्शन फुल प्रिंट नेम ऐसा कुछ? तो यहीं पे हमें क्या करती है जावा स्क्रिप्ट, एक स्पेशलिटी प्रोवाइड करती है कि हम फंक्शन को बोरो कर लें। जो भी हमारा फंक्शन है, ऊपर जो हमने डिफाइन किया था ये प्रिंट फुल नेम वाला जो ये एक फंक्शन था, ठीक, ये फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। और जहां पे भी हमें प्रिंट करना है फुल नेम, हम डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, हमें फिर से डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यही इसमें लिखा है, मे बी ये देखिए फंक्शन बोरोइंग। तो फंक्शन बोरोइंग हुई होती यही है कि सिंपल जो दूसरा हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर कोई मेथड डिफाइन किया गया है और उस मेथड को हम चाहते हैं यूज करना इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन को बोरो कर लेना पड़ेगा और हमारा काम हो जाएगा। तो उसको करने का जो तरीका है वो क्या है, सामने देखना, ये लाइन लिखी है, इसको ध्यान से पढ़ना। ये लाइन, ये लाइन नेम डॉट, नेम हमारा क्या था बेसिकली, याद है पहला फंक्शन था जो ऑब्जेक्ट डिफाइन किया था नेम, सबसे पहला वाला। उसके बाद हमने क्या किया, उसका जो भी वो था मेथड क्या था, प्रिंट फुल नेम मेथड एक अंदर डिफाइन किया था, वो हमने एक्सेस कर लिया। उसके बाद हमको क्या लिखना पड़ेगा, सिंपल सा डॉट कॉल लिखेंगे और उसके अंदर हम किसको पास कर देंगे। ठीक, बस इतना करके देखो, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये बेसिकली आपको प्रिंट करके देना चाहिए आउटपुट में, आसी आसी आ गया। ठीक है, दिखा रहा हूं, ये रहा, ये लाइन है, इसको थोड़ा और एक मिनट देना मुझे। हो गया, सबका हो गया, पीछे आ रहा है सबका रिजल्ट। ठीक, तो बेसिकली ये है क्या, इसके अंदर हमने क्या किया, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्ट बनाया, सबसे पहले देखो हमने क्या सीखा कि एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कोई अगर मेथड डिफाइन है और उसके अंदर अगर हमको दिस को एक्सेस करना है तो किसको पॉइंट करेगा, खुद को ही पॉइंट करेगा। अब मान लिया इसके अंदर कॉल क्या करता है या अप्लाई क्या करता है, बाइंड क्या करता है, तीनों में देखो सिंपल सा डिफरेंस एक ही है। यहां पे आप लोग क्या पास कर रहे हैं, पूरा ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, जो
अप्लाई मेथड आएगा, उसके अंदर क्या करते हैं, पूरी एक लिस्ट अगर हमको पास करनी है तो वो पास करते हैं। और बाइंड में भी सेम यही कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली हमें याद ये रखना है इस वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कि जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट बेसिकली पॉइंट करेगा, रेफरेंस किसका लेगा, जो आपका ऑब्जेक्ट जिसको आपने यहाँ पे यूज करना है। वो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा था, नेम था, और उसके अंदर की प्रॉपर्टी जो हमको यूज करनी थी कौन सी थी, प्रिंट फुल नेम, जो कि बेसिकली था एक मेथड। ठीक, समझ आ गया? अब इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसके थ्रू मुझे ये बताओ, जो हमारा करेंट टॉपिक है उसके अंदर अगर हम जाएं, इसके ऊपर होगा, दिस इनसाइड ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ, तो देखो बेसिकली वो वाला टॉपिक वहीं पे समझा दिया गया है। तो दिस की अगर हमको अगर याद रखना है, जो हमारा टॉपिक था कि दिस की वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, क्या होती है, खुद वही सेम ऑब्जेक्ट ही हमारा रिटर्न कर रहा होता है। और अगर हमको कॉल अप्लाई और बाइंड मेथड के थ्रू करना है तो क्या करता है हमारा, बेसिकली जो हमारा इसका पेरेंट ऑब्जेक्ट है जिसको आपको यूज करना है, आप ये जो उसकी प्रॉपर्टी को इन्वोक करके यूज करना चाहते हैं, सिंपली उसको कॉल कर लो। उसकी जो भी मेथड है जिस उसको अगर यूज करना है तो उसको कॉल करो, और उसके आगे जस्ट क्या पास कर देना है, वो ऑब्जेक्ट जो जिसपे आप ये प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं वो ऑब्जेक्ट आप कॉल कर दो, आपका काम हो जाएगा। ठीक, अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसको भी आइडिया हो, ये तो पढ़ रखा होगा ना सबने, एरो फंक्शन पढ़ाया गया होगा। अब बताओ मुझे। अच्छा, जो लोग कल आए थे उनको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ाया गया था, ये लेक्सिकल इन्वायरमेंट वाला, समझ आया था सबको? उसमें कोई दिक्कत तो नहीं थी कि अपने पेरेंट की प्रॉपर्टीज को अगर हमें यूज करना है या उसमें जो भी वेरिएबल्स डिफाइन है उनको यूज कर सकते हैं, पूरा क्लियर था? तो अगर वो वाला टॉपिक समझ आ गया है तो अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कि एरो फंक्शन होता क्या है, फिर आगे हम लोग बात करेंगे इस पे। जो भी आप नीचे से पढ़ के आए हैं वही हमें बता दो सिंपल से। और ये एरो फंक्शन पता है किसमें आया था, कौन से जावास्क्रिप्ट के वर्जन में? ES6 के अंदर। ठीक, तो बताओ ये होता क्या है, मुझे कुछ तो आइडिया होगा। नॉर्मल फंक्शन से फास्ट होता है थोड़ा, और उसका सिंटेक्स थोड़ा इजी होता है। और कुछ छोटा, एनी आइडिया? छोटा जो बोला वही उसका सिनोनिम बता दो। बताओ, दीपक नाम है ना? मोहित, हाँ बताओ। पीछे वाले एनी आइडिया एरो फंक्शन क्या होता है? रिएक्ट तुम लोग पढ़ चुके हो, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए, हर जगह यूज कर रहे हो एरो फंक्शन। यही मेन कंसर्न है कि बेसिकली अगर इंटरव्यूअर के आगे जा रहे हो, उसने सिंपल एक कॉन्सेप्ट पूछ दिया एरो फंक्शन क्या है, और वहां पे आपको आता भी है और अगर आप बता नहीं पा रहे हैं तो चीजें तो आपके लिए तो डिफिकल्ट होने वाली हैं। एट द एंड क्या है, हमें इंटरव्यूअर को समझाना ही तो है कि वो समझ पा रहा है जो भी हम कोड कम लिखना पड़ता है। तो वो इंटरव्यूअर कहेगा, तो टेक्निकल देखो, बेसिकली आप अगर टेक्निकल इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उस प्रोस्पेक्ट में बात किया कीजिए कि एरो फंक्शन अगर है तो टेक्निकल क्या हम बता सकते हैं उसको, क्या बिहाइंड द सीन प्रोसेस हो सकती है, क्या आप बोल सकते हैं, बताइए। बताओ क्या बोलोगे आपके हिसाब से? एनी आइडिया? बोलो थोड़ा बहुत खुद से तो बोलो भाई, तुम लोग बोलते नहीं हो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है।
अच्छा, एक नॉर्मल फंक्शन और अगर एक एरो फंक्शन में सिंटैक्स वाइज डिफरेंस आपको पता करना हो तो क्या डिफरेंस होगा, बताओ मुझे सबसे पहले ये। एरो फंक्शन के आगे नहीं लगाना पड़ता है, ठीक है, और रिटर्न हो जाती, वेरी गुड, इसमें रिटर्न कराना पड़ता है, और कुछ? देखो बेसिकली जो ये बोल रहा है बिल्कुल सही है, अगर ऐसे आप बताएंगे इंटरव्यूअर को तो वो भी थोड़ा इंप्रेस होगा कि आपने टेक्निकली कुछ पढ़ा है, ठीक। तो ऐसे ही आप लोगों को बोलना है कि जो भी आप सिंटैक्स वाइज, देखो बेसिकली आपको दो प्रोस्पेक्ट में बोलना है, एक तो सिंटैक्स वाइज आप बताएंगे कि जो इसने अभी बताया फंक्शन वाला, कि फंक्शन के अंदर हम लोग यूज कर रहे होते हैं उस कीवर्ड का, और जो हमारा नॉर्मल ये एरो फंक्शन होता है इसके अंदर हम फंक्शन कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहता है कि हम बोलेंगे सर कि देखो दोनों में मेन डिफरेंस यही है कि अगर हम लोग जाएं एक नॉर्मल फंक्शन के अंदर, तो अगर हमें मान लिया एक सिंगल लाइन में कुछ रिटर्न कराना है, तो रिटर्न कराने के लिए हम लोगों को क्या यूज करना पड़ता है, रिटर्न कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। लेकिन वहीं पे जो हमारा सेकेंड वाला फंक्शन है एरो फंक्शन, उसके अंदर हम इसका जस्ट ऐसा जो भी रिटर्न है ऐसा कुछ यूज नहीं करते हैं अगर हमें सिंगल उसमें कुछ रिटर्न कराना है। अब मुझे ये बताओ, एक अगर एरो फंक्शन है तो उसके अंदर दिस कीवर्ड की आपके हिसाब से वैल्यू क्या होने वाली है? एक मैंने सिंपल सा एरो फंक्शन बना दिया है, ये है अगर हमारा, ठीक, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। अब मुझे बताओ इस वाले एरो फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड की वैल्यू क्या होगी? ये आपका पूरा एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक ये मेथड डिफाइन किया गया है। अब आपको बताना है कि इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो भी बना है इसके अंदर अगर हमने यहाँ पे एक एरो फंक्शन ये बना दिया, और इस एरो फंक्शन के अंदर अगर हमें वैल्यू डिफाइन करनी है तो दिस की वैल्यू क्या आएगी? नल आएगा, ठीक है। आप लोग रन करके देखो, रन करो। ये वाला यूज करना है। बताओ मुझे जल्दी जल्दी क्या आएगा? रन किया? क्या आवाज, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्या आया? कंसोल पे चेक किया? उस पे चेक करो, विंडो पे, उस पे ब्राउजर पे चेक। हाँ तो ऑब्वियस सी बात है, तुम वहां पे नल थोड़ी बोलोगे, ब्राउजर की भी तो ऑब्वियस। देखो तुम लोग एक चीज में कभी भी कंफ्यूजन में ना रहना, जिन लोगों को लगता है ये कि वहां पे जाके आप ये बोलेंगे नल ऑब्जेक्ट नल आएगा, ऐसा कुछ नहीं आप बोल सकते। वहां पे आपको अगर विंडो का रेफरेंस वो ले रहा है तो आपको विंडो ही बोलना है, आप नल डायरेक्ट बोलेंगे वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पहले चेक करो आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, यहीं से बता दिया तुमने। जब वो हमारी प्रॉपर्टी ही ब्राउजर की अगर हमें इनहेरिट करके यूज करनी पड़ रही है तो वो प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाएगी, वो इसी पर्टिकुलर टॉपिक की तो हो जाएगी। क्लियर है? उस पे रन करो, कंसोल पे जाना। क्या आया? जहाँ भी रन करेंगे आउटरमोस्ट प्रोटेक्ट आएगा, फिर विंडो में करेंगे तो दूसरा आएगा। आ गया?
और अगर ये यहाँ पे एरो फंक्शन नहीं होता तब, अगर ये एरो फंक्शन नहीं होता, इसकी जगह एक नॉर्मल फंक्शन होता, ये वाला इसके जस्ट ऊपर वाला ऐसा फंक्शन होता, तब क्या आता? ये दिख रहा है, ये फंक्शन एरो फंक्शन थोड़ी है, ऑब्जेक्ट आता। बस सिंपल सा डिफरेंस समझ आया। वो बेसिकली पॉइंट करेगा तुम्हारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट को, ठीक, जो तुम्हारा एरो फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, और इस वाले में किसको पॉइंट कर दे रहा है? जस्ट ऑब्जेक्ट को। डिफरेंस क्लियर है? अभी कोई दिक्कत हो? अब मुझे ये बताओ, अगर हम लोग ये करें, एक हमारा टॉपिक और बचा है इसके जस्ट बाद में, डोम में कैसे अगर एक्सेस करना है तो डोम में कैसे एक्सेस करें। डोम क्या होता है बताओ पहले। फुल फॉर्म, एक बात याद रखना आगे से, अगर मैं पूछूं कोई चीज तो मुझे फुल फॉर्म नहीं खाली बताना, ठीक, उससे अच्छा है शांत बैठे रहना। बताओ डोम क्या होता है? मोहित बताओ। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। वैभव क्या होता है बताओ। चलो बताओ पीछे। जसवंत, डोम का क्या आइडिया है, क्या होता हुआ? पढ़ लिया? क्या समझ आया? बताओ। Element and update the UI, helping me update the UI. याद हो गई डिफिनीशन? यही पढ़ी थी। सही है, सही है। और आप बताइए डोम क्या होता है? कोई आइडिया नहीं, मैं बाबा हूं। पीछे आप लोग, क्या होता है डोम? सिंपल सी बात है, एक सिंपल क्वेश्चन तुम लोगों से हो नहीं रहा है, तुमको डोम नहीं पता है और तुम लोग रिएक्ट पढ़ने जा रहे हो। हद की हो यार तुम लोग। पता होना चाहिए एटलीस्ट डोम। जितना भी तुमको मैनिपुलेशन करना है, जो भी चीजें करनी तो डोम से ही है। रिएक्ट में रिएक्ट रेंडर करना है, कुछ भी करना है, करना तो सब इसी से है। डोम ही नहीं आता है तुम लोगों को। चीजें बेसिक, पहले एटलीस्ट बेसिक क्लियर रखो आप लोग। बेसिक ही नहीं आएगा, आप लोगों को लगता है कि मुझे मर्न मैंने पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, तो उससे थोड़ी हो जाएगा। पहले बेसिक क्लियर होने चाहिए। मेन फंडा बेसिक का ही, वहां जाके ना क्वेश्चन आपसे वो नहीं पूछेगा कि आपको पूरा मर्न का एक डिजाइन करके एप्लीकेशन दे दो। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछता है और बाद में फिर खुद पे गिल्ट होता है कि एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं नहीं बता पाया। ठीक, तो पहले बेसिक वाले क्वेश्चन तैयार करो। ठीक, बता देना जिसको लिस्ट चाहिए हो, जिनको भी चाहिए हो लिस्ट में दे दूंगा बेसिक क्वेश्चंस की। ठीक, बेसिक क्वेश्चन एटलीस्ट आप इतना प्रिपेयर होने चाहिए कि बेसिक क्वेश्चन तो बता ले जाओ। पहले ये पढ़ो डोम, फिर बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। ठीक, ये वाला पढ़ के आना तब बताना आके डोम। और मैं उससे क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें से क्वेश्चन फंसने नहीं चाहिए कल डोम के, याद रखना। चलो देखो, एक टॉपिक और बताए दे रहे हैं, बाकी बैठ के अभी डोम पढ़ लेना अगर रिएक्ट वाले बैच वाले। अभी मैं भी उसमें पूछ लूंगा, या फिर कल जब मैं ये वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, या जब भी पढ़ाऊंगा इसके बाद। ये लास्ट टॉपिक बचा है इसका, ये तभी पढ़ाऊंगा जब डोम आपको क्लियर होगा अच्छे से। बताओ, अब ये देख लो, ये टॉपिक आप लोग बोल रहे हैं कि आपको अभी पढ़ाया नहीं गया था, करी फंक्शन।
मे बी जिन लोगों ने पढ़ रखा हो वेल एंड गुड है, नहीं पढ़ा है, देखो एक नॉर्मल अगर हम लोग फंक्शन पे जावा स्क्रिप्ट के जाते हैं तो एक नॉर्मल फंक्शन बनाने का तरीका क्या होता है, हमने यहाँ पे ये 3 ले लिए बेसिकली वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पास किए हैं, उनको हमने रिटर्न करा दिया जोड़ के जो भी करना था, ठीक। अब वहीं पे अगर इसको अगर कंसोल लॉग कराओगे तो क्या रिजल्ट देगा, सम आएगा, सम कितना आएगा 3 2 5 7 जो भी है 12 वगैरह जो भी आएगा, ठीक। अब वहीं पे एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एपीआई का, एपीआई क्या होती है, अब ये भी ना बोलना कि एपीआई नहीं आती है, पीछे बैच वाले खासकर बड़ी बड़ी बातें करते हो, तो एपीआई बताओ मुझे क्या होता है। अभी तुम रुक जाओ थोड़ा, तुम रुक जाओ थोड़ा, पीछे वाले बोलने दो, वो डेवलपर बन चुके हैं अभी, ठीक है बताओ। भाई तुम उनसे ऊपर हो, तुम्हारा तो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बताओ एपीआई क्या होती है। देखो पूरा हमारा वेब डेवलपमेंट बेसिकली 2 चीजों पे चलता है, सबको पता है क्या होती है, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, ठीक। तो जब हमको क्या करना होता है, अगर हमको रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर सर्वर पे और वहां से जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है, वो रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है, एपीआई पे जाके जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो रिक्वेस्ट कहां पे करनी होती है, वो एपीआई पे हम लोग करते हैं, इतना सबको आइडिया है। लेकिन मान लिया अगर अब ये किसी एपीआई से आ रहा होता डेटा, ए सबसे पहले आ जाता, बी बाद में आता, सी उससे बाद में आता, तीनों अलग अलग आते टाइमिंग पे, मान लिया 1 मिली सेकंड के डिफरेंस पे, 2 मिली सेकंड के, 3 मिली सेकंड के डिफरेंस पे आते। तब अगर हमें ये चीज करनी होती तब क्या होता, तब कैसे ये, तब तो एक साथ ये जुड़ नहीं पाता, तब तो इसको वेट करना पड़ता। तो ये कैसे होता है वही हम लोग देखेंगे करी फंक्शन के अंदर। तो इसमें होता ये है, देखो जो डेटा सबसे पहले मान लिया आपका सबसे पहले ए आ गया, 3 चीजें हैं, 3 पैरामीटर हैं ए बी सी, इसमें से ए आपका सबसे पहले आ गया, ए हमको मिल गया, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर सिर्फ हम ए पास करेंगे, ठीक, और वेट करेंगे। उसके बाद दूसरा फंक्शन अगर मान लिया उसके बाद बी आ गया, बी आया तो यहां पे बी पास कर लेंगे, सबका अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर देंगे तीनों का। इसका इसके अंदर एक ये एनोनिमस फंक्शन है वो ले लिया हमने, फिर सी के लिए ले लिया। जब तक तीनों हमें अवेलेबल नहीं हो जाएंगे तब तक हम लोग आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। तो हमको क्या करने पड़ेगा, ए मिल जाएगा, ए के बाद हम वेट करेंगे, लेकिन वेट करेंगे कैसे, एनोनिमस फंक्शन के थ्रू करेंगे, और उसके अंदर हम पैरामीटर ले लेंगे कि जब बी आ जाए तभी प्रोसीड करना किसके पास, सी वाले वैल्यू के लिए। तो जब ऐसे हम लोग वैल्यूज को डिफाइन कर रहे होते हैं, और ऐसे हम, ये कहां पे यूज होता है पता है आपको, मैं बताता हूं। बेसिकली जब एपीआई से आप रिस्पॉन्स लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे वैल्यूज होती हैं, मान लिया कोई आपकी एक पर्टिकुलर एपीआई है, वो टोटल आपकी 5 वैल्यूज दे रही है, तो 2 वैल्यूज तो आपको तुरंत मिल गई, लेकिन कुछ बची जो वैल्यूज हैं, रिमेनिंग वैल्यूज में कुछ टाइम लग गया मिली सेकंड का। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, लोडिंग टाइम हमारा ज्यादा हो जाता है, तो इससे बचने के लिए या लैग ना हो एप्लीकेशन, उस टाइम पे हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं करी फंक्शंस, ठीक। तो करी फंक्शंस क्या कर देते हैं, बेसिकली जो हमारा लोडिंग टाइम है या फिर जो लैग करता है एप्लीकेशन, उसको थोड़ा सा ओवरकम कर देता है, ठीक। इसलिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्या ना लगा दे, देखो वो तुम जो बात बोल रहे हो एसिंग का वेट का यूज कर लें, वो है एपीआई से डेटा फेच करते टाइम की बात है। लेकिन जब आप डिस्प्ले करा रहे हैं कहीं पे यूआई पे, ठीक, यूआई पे जिस टाइम डिस्प्ले कराना है डेटा, तो जो डेटा आ रहा है आप फेच फंक्शन से ले लेंगे, लेकिन फेच से अगर मान लिया किसी कारणवश रिजल्ट नहीं आ रहा है तो वो अवेट आप लगाएंगे तो वो तब तक रुका रहेगा। तो इस वाले केस में क्या होगा कि अगर ये वाला मिल गया तो पहले इस वाले के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर बाकी 2 का वेट करेगा। तो दोनों में मेन डिफरेंस यही होता है। अब इसका एक पहले, हाँ बताओ, फाइल है ये आगे जाया नहीं पेज है, तो क्या करेगा, वो वेट करेगा ना, लेकिन ये 2 जब तक आ नहीं जाएगा, रिजॉल्व नहीं हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यही है जो आप एसिंग का वेट में यूज करते हैं कि जब तक पूरा डेटा ना आ जाए तब तक आप वेट करो, तब तक रिजल्ट नहीं देना, ठीक, रुक जाना। यहाँ पे जस्ट इसका ये है कि 2 के लिए आपका अगर ऑपरेशन चल सकता है तो 2 के लिए वो पहले एग्जीक्यूट कर लेगा फिर वेट करेगा, ठीक। उसमें क्या करते हैं, उस वाले केस में उसमें पूरा एक साथ आता है डेटा। इस वाले में क्या है, जितना आ गया उतने पे काम कर लो पहले, बाकी बचे वाले के लिए वेट कर लो।
ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब इसी को यूज करके हमको बनाना है एक सिंपल सा अपना सस्ता नोड मेलर। नोड मेलर अभी पीछे वाले बोल रहे थे पढ़ाना है उनको, चलिए बनाते हैं सिंपल सा नोड मेलर। लेकिन एक मिनट, अभी आप लोगों ने वो तो पढ़ नहीं रखा है बैकएंड ना, चलो फंक्शन तो डिफाइन कर सकते हैं, फिर भी बनाओ ये वाला। अब इसमें तुमको करना क्या है बेसिकली, देखो बता दे रहा हूं। ये क्या करेगा बेसिकली, ईमेल सेंड करने का है कि एक ईमेल बॉडी है वो बेसिकली सेंड कैसे की जाती है, उसका तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले पहला पैरामीटर आ गया टू, किसको भेजना है हमें। फिर आ गया कि सब्जेक्ट क्या रहने वाला है, ये भी पास करना पड़ेगा हमें फंक्शन में। फिर बॉडी क्या रहेगी, बॉडी पास करनी पड़ेगी। अब तीनों मान लिया सीरियल से आ रहे हैं, किसी एक में पर्टिकुलर ज्यादा टाइम लग रहा है, किसी में कम टाइम लग रहा है, तो उस हिसाब से ये हम लोग एक बेसिक फंक्शन डिजाइन करेंगे और कंसोल लॉग करा लेंगे सेंडिंग ईमेल टू। इसके अंदर ईमेल आ जाएगा जो भी हम पास कर रहे हैं, विद सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है, और उसके बाद बॉडी। ठीक, तो सबसे पहले देखो यहां पे मैंने क्या पास किया है, दिख रहा है। स्टेप वन के अंदर सिर्फ हमने क्या लिया, टू वाला पार्ट लिया। दूसरे वाले स्टेप में क्या लिया, दूसरे वाले फंक्शन में ये लिया हमने, इस वाले फंक्शन जो हमें डेटा मिल चुका है उसके साथ में पास कर रहे हैं नेक्स्ट वाला पैरामीटर जो कि है सब्जेक्ट वाला। ठीक, उसके बाद में स्टेप टू के लिए जो लास्ट स्टेप बचा वो हमारा बॉडी के लिए था। अब इसके आगे अगर स्टेप अगर फोर भी कोई होता तब यहां पे क्या होता, स्टेप थ्री आता इज इक्वल टू स्टेप टू आता। इस तरह से ये करते हैं। अब ये पहले आप लोग एक बार बेसिकली डिजाइन कर लो और बताओ मुझे कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हो जाएगा कि नहीं होगा, करके दिखाएं। समझ आया ये वाला, अभी नहीं आया, दोबारा समझा। किसको, तुमको सिर्फ इस वाले को कॉल करना है, सेंड ऑटो ईमेल, क्योंकि ये दो तो तुमको दिख रहा होगा, ये दोनों तो एनोनिमस फंक्शंस है ना, इनका कोई नाम थोड़ी है, उनको कॉल करने की तुम्हें तो थोड़ी जरूरत है। ये इसीलिए तो इसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेप वन के अंदर इसको पास कर रहे हैं। गौर करो इस लाइन पे, स्टेप टू स्टेप वन, स्टेप वन के अंदर हम लोग ये जो स्टेप वन यहाँ पे है इसके अंदर पास कर रहे हैं ये वाला डेटा। तो ये जो ट्रीट होगा जाके ये पैरामीटर टू के लिए ही जाएगा। स्टेप वन के अंदर ये जो सेट ऑटो ईमेल है इसके अंदर ये पास कर दिया। तो देखो तीन पैरामीटर हैं, पहले समझो, टू, सब्जेक्ट और बॉडी। ठीक, तो स्टेप वन में हमने क्या दे दिया, स्टेप वन के अंदर टू वाला डेटा दे दिया, तो स्टेप वन हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टेप वन के अंदर जब स्टेप वन कंप्लीट है तो स्टेप टू अगर हमको एक्सेस करना है, या ये जो फंक्शन है इसको एक्सेस करना है, तो उसका जो तरीका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टेप वन जो कंप्लीट हो चुका है उसके अंदर पास कर दो ये वाला सब्जेक्ट। क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारा एनोनिमस फंक्शन है, इसको हम अलग से हमें कॉल करने के लिए कोई नेम तो हमारे पास है नहीं, तो ऐसे ही हम लोग कॉल करेंगे। सेम हो जाएगा हमारे स्टेप टू। अब यहाँ पे अगर इससे ज्यादा स्टेप होते तो ये हमारा फाइनल स्टेप बन जाएगा स्टेप टू। ठीक, तो स्टेप टू के अंदर फिर हम बॉडी पास कर देंगे। ये इतना तरीका है, समझ आया पीछे, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, करो बताओ मुझे। और ये वाला आप लोग यूज करोगे, जो लोग नोड मेलर पढ़ने वाले हैं उस वाले में ये फंक्शन यूज होने वाला है, याद रखना।
आया ये वाला समझ, करी फंक्शन नहीं आया? एक बार थोड़ा सा फोन काम है, डिस्कस कर ले, कर ले, वो आप भी करना है तो हाँ उसका उसका रट्टा मार रहे हैं, मारते रहो मारते रहो। बात करते हैं। कहाँ पे गलत किया है देखो। उसको दो जाके वो बता देगी चैट जीपीटी को, कुछ यहीं पे कुछ मेजर सब माइनस साइज सीपीयू होगी। चला कि नहीं चला, क्या है? आगे तक अच्छा तुमने स्टेप 3 लेके ले कर लिया? नहीं कुछ स्टेप 2 से भी हो जाएगा मे बी। दिखाना क्या आ रहा है, सेंडिंग ईमेल टू विद सब्जेक्ट ऑर्डर कन्फर्म। ये जो कंसोल यहाँ पे करवाया था, हाँ वो कोई दिक्कत नहीं, चल गया। क्या इश्यू था? ये रहा। ये दिक्कत है। चल गया, दिखाना कोड इधर। अच्छा तुम गलत क्या कर रहे थे, 2 नहीं लिख रहे थे हाँ ऊपर? इसके अंदर 2 नहीं लिखा हुआ, देख सकते हैं चला? इसमें दैट यहाँ पे दोबारा लिखा हुआ है, ये भी करता है। अच्छा हाँ ये हटा देना उसको, मैं हटा दे रहा था, रीडिक्लेरेशन हो गया है वहां पर। चला आ गया, चल गया कि नहीं चला तुम्हारा? भाई कंसोल क्लियर कर ले थोड़ा सा यार। सेंडिंग ईमेल टू, ये सिंटैक्स समझ में नहीं है कि कैसे क्या पास कर रहा है। ये नहीं समझ आया, दोबारा समझा दे। चलो गाइस हो गया ना सबका, आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज है, अभी कुछ लोगों को ये समझ में नहीं आया है, एक बार समझ लेते हैं। इधर देखो सामने गाइस प्लीज, तुम्हारा कंसर्न ये है बेसिकली, तुमको ये नहीं समझ आ रहा है कि ये पास कैसे हो रहा है। तो देखो करी फंक्शन आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है स्पेशलिटी एज कंपेयर टू अदर्स। आपको क्या करना है, आपको अभी मान लिया सिर्फ ईमेल आपके पास थी, तो स्टेप 1 में आपने क्या किया, यहां पर आपने सिंपल अपना फंक्शन कॉल किया और फंक्शन के अंदर एक ही चीज आपके पास थी, टू, भेजना किसको है, ठीक।
ये हमें पता था, तो हमने वो चीज पास कर दी। अब मुझे ये बताओ, जब दोनों फंक्शंस तुमने बनाए हैं एनोनिमस फंक्शंस, इनका कोई नेम नहीं है, तो अगर इनको कॉल करना है तो तुम कॉल कैसे करोगे? सिंपल सी बात मुझे इतनी बता दो, जब तुम्हारे पास उनकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, तो जब उनको कॉल करने जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यहाँ पे डेटा स्टोर हुआ होगा जिस वेरिएबल के अंदर, उसी के थ्रू तो आपको पास करना पड़ेगा। आपके पास कोई और चारा है जिसके थ्रू आप पास कर सकते हैं? मुझे बता, एनोनिमस फंक्शन कैसे पास करोगे आप डेटा? बताओ, नाम तो है नहीं, आप उसके पेरेंट फंक्शन पे ही तो जाएंगे कि पेरेंट फंक्शन पे क्या डेटा हम स्टोर कर रहे हैं। तो पेरेंट फंक्शन के लिए हमने स्टेप 1 यूज किया था, तो उसी स्टेप 1 के अंदर हमने पास कर दिया। स्टेप 1 हमारा ऑलरेडी रिजॉल्व हो चुका है, ठीक। स्टेप 1 से हमारा कोई मतलब अब नहीं रहा है, हमें ये वाला स्टेप करना है। तो जो डेटा पास करेंगे वो डेटा किसके लिए होगा? इसी सब्जेक्ट के लिए होगा, और सेम हमारा किसके लिए हो जाएगा? तीसरे वाले के लिए। अब जैसे वो जसवंत ने क्या किया है, वो उसने लेट स्टेप 3 कर लिया है, ठीक, तो वो भी कर सकते हो, लेकिन वो कोड का क्यों एक वेरिएबल आप बढ़ाएंगे ज्यादा जब आपका इसमें काम हो जाएगा? सिंपल सी बात है, ठीक, समझ गए? तो बेसिकली देखो, सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि जब हमें एनोनिमस फंक्शन में पता ही नहीं है कि कहां पे डेटा पास करना, जब ना उसका कुछ नाम है, नाम तो है नहीं कि आप उससे जान जाएंगे, तो इसीलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अब बताइए, करी फंक्शन आ गया समझ में सबको? अब बताओ, ये हायर ऑर्डर अभी पढ़ा दें कि कल जब ये दिस वाला बताएंगे तब पढ़ा दें? अच्छा, मैम वहां बुला रही हैं, ठीक है, फिर आप लोग जा सकते हैं। क्या बोला है? तो कह रहे हैं हम जाएंगे पीछे पीछे वाले आगे वाले क्लास में। अरे भाई, तो पढ़ाना तो उन्हें भी है ना मुझे, अब 2-2 बार मैं सेशंस लेता घूमूंगा।